नमस्कार। तो आप सिर्फ और सिर्फ नील स्पर्म काउंट की रिपोर्ट या सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट पे मत एकदम से रिलाय किया करो, क्योंकि उसके पीछे भी कुछ कहानियाँ अलग होती हैं। अब उसके पीछे रीज़न अलग अलग हो सकते हैं। तो पेशेंट हमेशा मुझसे पूछता है कि मेरे को क्यों एजोस्पर्मिया हो गया, मेरे साथ ही क्यों ये दिक्कत हो गई। तो मेरे हिसाब से वहाँ पर जज करने का तरीका आपके अंदर भी होता है, आप उसको जज कर सकते हो। बट यहाँ पर डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उसके अलग अलग पहलू होते हैं। जैसे हम 3 चीज़ों पे मेजर देखते हैं कि 3 चीज़ें बेसिकली होती हैं, जिसमें हम सबसे पहले हाइपोगोनाडिज्म का केस कह देते हैं, दूसरा ब्लॉकेज कह देते हैं, थर्ड हम मैच्योरेशन अरेस्ट कह देते हैं। तो अब यहाँ पर मैच्योरेशन अरेस्ट का केस में क्या होता है कि अंदर जो स्पर्म है वो प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे। एक तरीके से समझ लीजिए कि अंदर की फैक्ट्री हमारी काम नहीं कर रही जो हमको कुछ प्रोड्यूस करके दे। सेकंड क्या होता है कि हमारे हाइपोगोनाडिज्म के केस में बता रहा हूँ कि हमारे हार्मोन साथ नहीं दे रहे, अंदर वो कोशिश तो कर रहे हैं बनाने की, बट हमारे हार्मोन साथ नहीं दे रहे कि उसको कैरी करके बाहर निकाल सके। तो वहाँ पर क्या होता है कि उनकी रिपोर्ट जज की जाती है FSH LH से। और मैच्योरेशन अरेस्ट के केस में हम रिपोर्ट चेक करने की कोशिश करते हैं तो वो करते हैं FNAC से। FNAC मैच्योरेशन अरेस्ट और हाइपोगोनाडिज्म के केस में आपके हार्मोन्स, जिसमें हार्मोनल एसे किया जाता है, जिसमें FSH LH और टोटल टेस्टोस्टेरोन की टेस्ट किए करवाए जाते हैं, जिसमें ये पता चले कि हार्मोन्स आपको सपोर्ट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। अब सिंपली हार्मोन्स में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि उसमें FSH और LH लेवल बढ़े हुए हैं। अब FSH और LH जो लेवल जब बढ़ते हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर वो अपने काम कर रहे हैं, अपने स्टेबिलिटी से काम कर रहे हैं, तो वो आपकी खून में नहीं मिलेंगे। जैसे अगर आप खून से जांच करवाते हैं ना, जैसे हार्मोनल ऐसे हम ब्लड स्ट्रीम से देते हैं कि आपके ब्लड स्ट्रीम से हमने देखा कि उसमें FSH कितने हैं, LH कितने हैं, तो वहाँ पर वो काम नहीं करते, इसलिए ब्लड स्ट्रीम में वो घूमते रहते हैं। अगर वो काम कर रहे होते हैं तो वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं मिलेंगे। समझो एक तरीके से जो वर्कर काम नहीं कर रहे हैं वो आपके ब्लड स्ट्रीम में घूमेंगे, और जो वर्कर काम कर रहे हैं वो लेवल्स पे रहेंगे। बेसिकली वो है। अगर हम जज करते हैं तो FSH लेवल पे और LH लेवल पे अगर ये रेज हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, तो समझ लेना कि अगर हम हॉर्मोन्स को अगर अपनी डाइट से, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल से अगर उसको नॉर्मलाइज़ कर सकते हैं, तो उसको नॉर्मलाइज़ करने की खुद से कोशिश करना स्टार्ट कर दो। जिसमें हम क्या कहते हैं कि आप थोड़े डाइट को ऐसे लो जो बेटर हो, या मार्केट में भी ऐसी मेडिसिन हैं जैसे कि हम गोक्षूरा बोल देते हैं कि गोक्षूरा लेना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपके जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो ज़्यादा थोड़े से इंक्रीज़ हो जाएंगे, जिसकी वजह से FSH LH लेवल शायद काम करना स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पर बेसिकली उन पे काम करने की रिक्वायरमेंट आ जाती है। सेकेंडरी, अगर आप स्ट्रेस में हो और जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है, तो स्ट्रेस को कट डाउन करना ज़रूरी है। अगर कोई भी स्ट्रेस, चाहे फैमिली स्ट्रेस हो, चाहे आपका ऑफिस स्ट्रेस हो, जैसा भी स्ट्रेस है उसको कट डाउन करना ज़रूरी है, नहीं तो ये हार्मोन्स और बढ़ेंगे आपके लेवल्स। मान लीजिए कि FSH LH लेवल्स और बढ़ेंगे। अब थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा ब्लॉकेज का। ब्लॉकेज में बेसिकली बहुत अलग अलग जगह पे ब्लॉकेज होती है। कभी कभार तो हम अल्ट्रासाउंड में नहीं जज कर पाते, उसके बाद MRI करवाना पड़ता है। जैसे कि कुछ केसेस मेरे सामने भी आए हैं जहाँ पर उनके मैच्योरेशन अरेस्ट का केस नहीं है बिल्कुल भी, उनके टेस्टीज में स्पर्म काउंट मिले हैं, स्पर्मेटाजोआ मिला है, बट उसके बाद भी कहीं हमें ये समझ नहीं आ रहा कि MRI में भी कहीं क्लियर नहीं हो रहा और अल्ट्रासाउंड में भी क्लियर नहीं हो रहा कि ब्लॉकेज है तो है कहाँ। क्योंकि उनके सारी चीज़ें नॉर्मल आ रही है, उनके वास डिफेंसर नॉर्मल आ रहा है, उसके बाद उनके सेमिनल वेसिकल्स नॉर्मल आ रही है, स्पर्मेटिक नॉर्मल आ रही है, टेस्टिकल्स का साइज़ भी नॉर्मल आ रहा है, बट ब्लॉकेज समझ नहीं आ रही तो कहाँ आ रही है, तो उसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर आप ब्लॉकेज की कोई सी भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, चाहे होम्योपैथी, चाहे आयुर्वेदिक, चाहे आपको एलोपैथी में भी मिल जाए, क्योंकि एलोपैथी में सिर्फ सर्जरी है इसका। अगर कहीं पे भी मिल जाए, आप ब्लॉकेज का ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, ठीक है। मे बी शायद आज नहीं तो कल वो चीज़ सॉर्टेड होने की कोशिश करें। होम्योपैथी और आयुर्वेद में हम ब्लॉकेज के ऊपर काम करते हैं, तो इसलिए वहाँ पर चांसेस होते हैं हमारे पास बेटर रिजल्ट आने के। तो सिंपली अगर आप ब्लॉकेज के पेशेंट हैं या ब्लॉकेज हो रही है किसी भी रीज़न से, तो एक बारी अपने USG या अपने MRI को एक बारी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस होते हैं ट्यूबुलर एक्टीशिया के, मतलब स्पर्म बन तो रहा है बट वो एक जगह से दूसरे पैसेज पे नहीं जा पा रहा। तो यहाँ पर उसको भी देख सकते हो या समझ सकते हो कि आपका केस कैसे बिगड़ रहा है, या कैसे उसके ऊपर काम करना चाहिए, या किस तरीके से उस पर काम करें। तो ये बेसिकली आप भी अपनी साइड से थोड़ी सी मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए अगर आप एजोस्पर्मिया के पेशेंट हैं। बाद में तो IVF है ही हमारे पास, तो लास्ट ऑप्शन है ही IVF का, बट उससे पहले हमारे पास ये रिसोर्सेज भी हैं कि हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाती है तो आप उसके लिए वर्क करते हो, उसके लिए स्टडी करते हो, उसके लिए पढ़ते हो, उसके ऊपर काम करते हो। कभी ना कभी तो वो हिट लग ही जाता है जब हम देखते हैं कि पेशेंट को स्पर्म काउंट आ गए हैं या स्पर्म काउंट उनके सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में आ चुके हैं।
इसी के साथ अगर आपको कुछ भी समझना है, जानना है एज़ोस्पर्मिया के बारे में, इवन आपको कुछ टेस्ट रिकमेंड भी करने हैं, तब भी आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए आप ये देखो बिफोर और आफ्टर की रिपोर्ट्स, जो पेशेंट एज़ोस्पर्मिया से रिकवर हुए हैं, उनके नॉर्मल ओलिगोस्पर्मिया में आए हैं, कोई ओलिगोस्पर्मिया में अभी भी सस्टेन कर रहे हैं, कुछ ओलिगोस्पर्मिया को भी क्रॉस कर चुके हैं। ये सारी रिपोर्ट्स देखो और जज करो कि एज़ोस्पर्मिया रिकवर हो सकता है या नहीं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।